यूपी स्पेशल बाय कृष्णा के टेलीग्राम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। आज हम एक कैंडिडेट के नजरिए से बिल्कुल उसके साथ साथ टाइपिंग सेंटर के अंदर चलेंगे। मतलब सुबह गेट पर पहुंचने से लेकर टेस्ट फिनिश्ड का मैसेज देखने तक हर कदम को, हर चुनौती को समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि वो कौन से पल हैं जहां एक उम्मीदवार या तो जीतता है या फिर हार जाता है। हाँ, हमारे पास जो अनुभव साझा किया गया है वो सिर्फ एक प्रक्रिया का ब्यौरा नहीं है, ये तो एक तरह का कह सकते हैं नक्शा है। बिल्कुल, और हमारा काम है उस नक्शे में छिपे रास्तों को और चेतावनियों को पढ़ना, क्योंकि कोई भी परीक्षा सिर्फ सिलेबस या स्पीड की नहीं होती है ना, उसकी कुछ अनकहे नियम भी होते हैं। और आज हम उन्हीं अनकहे नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे कि कीबोर्ड का मिजाज कैसा है, सॉफ्टवेयर की चाल क्या है, और सबसे जरूरी, इस परीक्षा के मैदान में मुश्किल का असली मतलब क्या होता है। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। एक कैंडिडेट सुबह सेंटर पर पहुंचता है, दिमाग में हजारों बातें चल रही होती हैं। वहां गेट पर क्या होता है? देखिए, जानकारी बताती है कि शुरुआती चेकअप और बायोमेट्रिक प्रक्रिया होती है। ये तो खैर आजकल हर परीक्षा में आम है। हाँ, ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हाँ, लेकिन यहीं से व्यवस्था का पहला संकेत मिलता है। जो जानकारी हमें मिली है उसमें एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात है। एडमिट कार्ड पर ही एक होलोग्राम लगाया जाता है। अच्छा, और उसी पर लैब नंबर और सिस्टम नंबर भी लिख दिया जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब? इसका मतलब है कि गेट पर ही कैंडिडेट के दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। मुझे कहाँ जाना है। कोई अफरा तफरी नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। सही बात है, आपको पहले ही आपका हथियार यानी आपका कंप्यूटर नंबर बता दिया गया है। बिल्कुल। ये तो सच में तनाव कम करने वाली बात है। अंदर जाके कहीं भटकना नहीं है। इसके बाद उन्हें एक वेटिंग हॉल में बैठाया जाता है और फिर बैच बनाकर टाइपिंग हॉल में भेजा जाता है। हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात का जिक्र है, बैठने की व्यवस्था। कहा गया है कि कुर्सी और मेज की ऊंचाई को लेकर किसी को कोई समस्या नहीं हुई। देखिए, यही एक छिपा हुआ लेकिन बहुत जरूरी सबक है। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? हाँ, कि कुर्सी ठीक थी, इसमें क्या बड़ी बात है। पर ये दिखाता है कि परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था इस बात को समझती है कि टाइपिंग सिर्फ उंगलियों का खेल नहीं, बल्कि अर्गोनॉमिक्स यानी शारीरिक आराम का भी खेल है। अच्छा, सोचिए, एक गलत ऊंचाई वाली कुर्सी या हिलती हुई मेज आपके सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो जब कोई कहता है कि व्यवस्था आरामदायक थी, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपनी स्किल पर ध्यान देना है, बाहरी असुविधाओं से नहीं लड़ना है। तो मतलब बाहरी माहौल को इतना स्थिर कर दिया गया है कि अब असली लड़ाई सिर्फ आपसे और स्क्रीन से है। ठीक है, कैंडिडेट अब अपने सिस्टम पर पहुंच गया है। उसने अपना रोल नंबर देखा, कुर्सी पर बैठ गया। अब क्या, उसे सीधे टेस्ट शुरू करना होता है? नहीं। और यहीं दूसरा बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा मिलता है। लॉगिन स्क्रीन सामने आती है। आईडी में रोल नंबर, पासवर्ड में जन्म तिथि, YYMDD फॉर्मेट में। हाँ, और एक सिक्योरिटी की जो वहीं बताई जाएगी। लेकिन असली जादू है स्क्रीन पर नीचे बना एक पीले रंग का बॉक्स। पीला बॉक्स, उसमें क्या होता है? इस बॉक्स में आप टाइप करके कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं। और इस काम के लिए 10 से 15 मिनट का समय मिलता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि सारी कीज चल रही हैं या नहीं। हाँ, और ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है ना? ये तो बहुत ज्यादा समय लगता है। इतने में तो कैंडिडेट बोर हो जाएगा। यही एक आम धारणा है, लेकिन यही वो गोल्डन विंडो है जहां आधा मुकाबला जीता या हराया जा सकता है। ये कीबोर्ड चेक करने का नहीं, उससे दोस्ती करने का समय है। दोस्ती, ये तो बड़ा दिलचस्प है। सोचे, हर कीबोर्ड का अपना एक मिजाज होता है। किसी के बटन नरम होते हैं, किसी के सख्त, किसी में स्पेस बार हल्का सा दबाने पर काम करता है, किसी में पूरा दबाना पड़ता है। ये 10-15 मिनट उसी मिजाज को समझने के लिए है। अच्छा, तो ये वार्म अप की तरह है, अपनी उंगलियों को उस नए कीबोर्ड के साथ सेट करना। जानकारी में HP K100 या HP 160 मॉडल का भी जिक्र है। हाँ, बताया गया है कि दोनों का लेआउट एक जैसा है, पर लेआउट एक जैसा हो सकता है, लेकिन फील कभी एक जैसी नहीं होती। सही बात है। आप घर पे जिस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, आपकी उंगलियां उसकी आधी हो चुकी होती हैं। परीक्षा केंद्र का कीबोर्ड हमेशा अलग महसूस होगा। ये 15 मिनट उस अजनबीपन को खत्म करने का मौका है। तो इस समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? देखिए, जो कैंडिडेट इस समय का इस्तेमाल सिर्फ ABCD टाइप करने में निकाल देगा, वो एक मौका गंवा रहा है। समझदार कैंडिडेट इस समय में कुछ शब्द, कुछ वाक्य टाइप करके देखेगा, ताकि उसकी मसल मेमोरी उस नए कीबोर्ड के हिसाब से ढल जाए। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है।
ये समय बर्बादी नहीं बल्कि तैयारी का सबसे अहम हिस्सा है। तो वार्म अप हो गया, कीबोर्ड से दोस्ती हो गई, अब असली खेल शुरू होता है। स्पीकर पर निर्देश दिए जाते हैं और फिर क्रम बिल्कुल तय है, पहले अंग्रेजी फिर हिंदी। लेकिन अंग्रेजी टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले 1 मिनट का डेमो होता है। डेमो? हाँ, इसमें वही जानी पहचानी लाइन द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग टाइप करने को मिलती है। इसका क्या मकसद है? सॉफ्टवेयर से परिचित कराना? बिल्कुल, ये एक तरह का ट्रेलर है। आपको पता चल जाता है कि स्क्रीन पर मैटर कहाँ दिखेगा, आप जो टाइप करें वो कहाँ दिखेगा, टाइमर कहाँ चल रहा है। अच्छा, मतलब एक तरह से सेटल होने का मौका। हाँ, ये उस 1 मिनट में आपके दिमाग को इंतजार की अवस्था से निकालकर प्रदर्शन की अवस्था में ले आता है। डेमो खत्म होने पर आप ओके करते हैं और फिर 5 मिनट का मुख्य टेस्ट बिना किसी देरी के शुरू हो जाता है। और 5 मिनट पूरे होते ही सब खत्म? नहीं, एक और छोटा सा चरण है। टेस्ट खत्म होते ही आपने जो कुछ भी टाइप किया है वो पूरा मैटर स्क्रीन पर 1 मिनट के लिए दिखाई देता है। क्या उसमें कुछ बदल सकते हैं? नहीं, आप उसमें कुछ बदल नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। फिर वो स्क्रीन चली जाती है। इसके बाद मिलता है एक ब्रेक, लगभग 10 से 15 मिनट का। फिर हिंदी टाइपिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। ये ब्रेक तो बहुत जरूरी होगा। ये सिर्फ एक आराम का मौका नहीं है, ये एक मेंटल रीसेट बटन है। मेंटल रीसेट बटन, बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, अंग्रेजी की टाइपिंग में अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो अक्सर कैंडिडेट उसी के बारे में सोचता रहता है। ये ब्रेक उन गलतियों को भुलाकर हिंदी के लिए दिमाग को पूरी तरह से खाली और तैयार करने का सुनहरा मौका है। तो जो इस ब्रेक में अपनी अंग्रेजी की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम करता रहेगा, वो अपनी हिंदी की टाइपिंग पर उसका असर डालेगा, पक्का। तो इस ब्रेक का सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या होगा? शांत रहना, हो सके तो कुछ पल आंखें बंद कर लेना, पानी पीना और अपने दिमाग को ये समझाना कि एक पारी खत्म हो चुकी है, अब दूसरी और नई पारी की तैयारी करनी है। सही बात है। क्योंकि हिंदी की प्रक्रिया में एक ऐसा मोड़ आता है जहां जरा सी चूक सब कुछ बिगाड़ सकती है। और वो मोड़ क्या है? प्रक्रिया तो लगभग वैसी ही है ना? लगभग, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर है। हिंदी में जब आप लॉगिन करके आगे बढ़ते हैं तो टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले स्क्रीन पर 2 विकल्प आते हैं, कृतिदेव और मंगल। अच्छा, तो ये फॉन्ट चुनने का कदम टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले आता है। ये तो बहुत दबाव वाला पल होगा। यही तो परीक्षा है। आपको अपना फॉन्ट चुनकर एक छोटे से चेकबॉक्स पर क्लिक करना होता है और उसके बाद ही ओके करने पर टाइमर शुरू होता है। अरे बाप रे! आप कल्पना कीजिए, आपने मंगल फॉन्ट में महीनों प्रैक्टिस की है और परीक्षा के दबाव में या जल्दबाजी में आप कृतिदेव वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 5 मिनट बाद जब आप अपनी स्क्रीन देखेंगे तो सब कुछ कबाड़ नजर आएगा। बस एक छोटा सा क्लिक और पूरी मेहनत बर्बाद। ये सुनकर ही घबराहट हो रही है। मतलब उसे एक क्लिक पर पूरा करियर दांव पर लग सकता है। एकदम। तो पूरा क्रम हुआ, अंग्रेजी डेमो, अंग्रेजी टेस्ट, 1 मिनट का रिव्यू, एक मेंटल रीसेट ब्रेक, हिंदी प्रैक्टिस और फिर वो सबसे महत्वपूर्ण फॉन्ट का चुनाव और तब जाकर हिंदी टेस्ट। वाह, ये क्रम सिर्फ आपकी टाइपिंग की गति नहीं परख रहा। नहीं, ये दबाव में आपकी स्थिरता, आपके ध्यान और निर्देशों का पालन करने की आपकी क्षमता को भी परखता है। वो 1 मिनट का रिव्यू भी सिर्फ देखने के लिए है, सुधार के लिए नहीं। ये भी एक तरह की मानसिक परीक्षा है। बिल्कुल, कि क्या आप अपनी गलतियों को देखकर घबराते हैं या उसे एक जानकारी की तरह लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली, लेकिन शैतान तो हमेशा डिटेल्स में छिपा होता है। कीबोर्ड की कौन सी की काम करेगी, कौन सी नहीं, इन छोटी छोटी तकनीकी बातों में ही तो असली परीक्षा है। सही कहा। जानकारी में बताया गया है कि ऑल्ट की उस दिन इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन वो लॉक नहीं थी। अच्छा, लॉक नहीं थी? मतलब इसका मतलब है कि भविष्य के पैराग्राफ में ऑल्ट कोड वाले शब्द आ सकते हैं। तैयारी करते समय उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जो कीज लॉक थी, वो है कंट्रोल और एंटर। एंटर की लॉक क्यों होती है? ताकि कोई गलती से भी पैराग्राफ ना बदल दे। सॉफ्टवेयर को एक निरंतर टेक्स्ट चाहिए। अगर लोग एंटर दबाने लगेंगे तो फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगी। अच्छा, मतलब एक और चिंता खत्म कर दी। हाँ, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, बिना रुके टाइप करते जाना है। फॉन्ट साइज भी बदलने का विकल्प होता है, लेकिन बताया गया है कि डिफ़ॉल्ट साइज इतना बड़ा और स्पष्ट होता है कि किसी को उसे बदलने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो इन सब तकनीकी बातों और पूरी प्रक्रिया को देखकर जो अनुभव साझा किया गया है, उसमें मैटर के स्तर को मॉडरेट यानी मध्यम बताया गया है, लेकिन साथ में ये चेतावनी भी है कि क्योंकि टाइपिंग 25 दिनों तक चलनी है, तो हमें एक जैसे मैटर की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी बातचीत की सबसे कीमती जानकारी सामने आती है। एक पैराग्राफ को कठिन क्या बनाता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि लंबे और मुश्किल शब्द जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली या मनोवैज्ञानिक, मुझे तो लगता है कि ऐसे शब्द टाइप करते हुए ज्यादातर लोगों के हाथ कांप जाएंगे। और यही सबसे आम धारणा है, जो इस अनुभव के अनुसार पूरी तरह सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं, कठिनाई लंबे शब्दों से नहीं आती। कठिनाई आती है उन चीजों से जो आपकी टाइपिंग की लय या फ्लो को तोड़ती हैं। रुकिए, ये तो पूरी तरह से उल्टी बात है। मतलब हम सालों से लंबे शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे थे और असली विलन तो @ हैश डॉलर % जैसे छोटे छोटे निशान हैं। हाँ, या 1 2 9 जैसी संख्याएं या फिर ऑल्ट की कोड वाले शब्द, ये है असली चुनौती। ये तो कमाल की जानकारी है। सोच कर देखिए, जब आप मनोवैज्ञानिक टाइप करते हैं तो आपकी उंगलियां कीबोर्ड की होम रो के आसपास ही रहती हैं, एक लय बनी रहती है। लेकिन जैसे ही आपको GST at 18% टाइप करना पड़ता है, आपकी लय टूट जाती है। हाँ, हाथ उठाना पड़ता है। आपको एक उंगली या पूरा हाथ उठाकर नंबर की या सिंबल की तक ले जाना पड़ता है, फिर वापस होम रो पर आना होता है। लय का टूटना और फिर उसे वापस पाना, इसी में समय बर्बाद होता है और गलतियां होती हैं। और इस अनुभव को साझा करने वाले ने कठिन नहीं की एक बहुत ही व्यावहारिक परिभाषा दी है। ये मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा, अगर कीबोर्ड से पूरा हाथ दायां या बायां नहीं उठ रहा है तो उस टाइपिंग को कठिन नहीं कहा जाता है। ये एक शानदार अवलोकन है। ये पूरी तैयारी की रणनीति को एक नई दिशा देता है। इसका मतलब है कि लक्ष्य केवल 40 शब्द प्रति मिनट की गति पाना नहीं है। तो फिर क्या है? लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि जब कोई स्पेशल कैरेक्टर या नंबर टाइप करने से आपकी लय टूटे तो आप कितनी जल्दी वापस अपनी पुरानी लय में लौटते हैं। प्रैक्टिस सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि इस ब्रेक एंड रिकवर मैकेनिज्म की होनी चाहिए। और एक और यथार्थवादी बात कही गई है, ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि राम घर जाता है जैसे सरल वाक्य आएंगे। बिल्कुल नहीं, कुछ कठिन शब्द तो रहेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात लक्ष्य टॉप करना नहीं बल्कि पास होना है। ये मानसिकता का खेल है। बिल्कुल। अगर कोई टॉप करने के दबाव के साथ परीक्षा हॉल में जाएगा तो एक मुश्किल शब्द आने पर घबरा सकता है और आगे की पूरी टाइपिंग खराब कर सकता है। लेकिन अगर लक्ष्य केवल पास होना है तो वो ज्यादा शांत और केंद्रित रहेगा। वो एक गलती को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाएगा। हाँ, इस परीक्षा में धैर्य गति से ज्यादा कीमती साबित हो सकता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर हम सब कुछ समेटें तो एक कैंडिडेट एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया से गुजरता है। उसे कीबोर्ड के साथ सहज होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। हिंदी फॉन्ट चुनते समय उसे अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और सफलता के लिए उसे कठिनाई के असली मतलब को समझना होगा। लड़ाई लंबे शब्दों से नहीं बल्कि लय को तोड़ने वाले हर एक अक्षर, हर एक निशान से है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ गति की नहीं बल्कि धैर्य और विस्तार पर ध्यान देने की भी परीक्षा है। बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी उंगलियों की तेजी की परीक्षा नहीं है, ये इस बात की परीक्षा है कि क्या आप दिए गए निर्देशों का सटीक पालन कर सकते हैं। हाँ, क्या आप 15 मिनट के ब्रेक में अपने आप को शांत रख सकते हैं? क्या आप एक छोटे से चेकबॉक्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? और क्या आप एक अप्रत्याशित सिंबल आने पर अपनी लय को फिर से हासिल कर सकते हैं? तो ये एक समग्र कौशल की परीक्षा है। हाँ, जिसमें आपका स्वभाव और आपकी तकनीक दोनों परखे जाते हैं। ये एक बेहतरीन निष्कर्ष है। ये सिर्फ एक टाइपिंग टेस्ट नहीं है, ये दबाव में प्रदर्शन करने, ध्यान केंद्रित रखने और स्मार्ट तरीके से तैयारी करने की परीक्षा है। इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। जरूर। ये देखते हुए कि टाइपिंग 25 दिनों तक चलनी है और हर दिन एक जैसा पैराग्राफ देना संभव नहीं है, एक कैंडिडेट को अपनी तैयारी में किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? क्या केवल अपनी सामान्य गति बढ़ाने पर, या उन विशेष कैरेक्टर्स और ऑल्ट कोड्स वाले शब्दों का अभ्यास करने में भी समय लगाना चाहिए जो अभी तक नहीं आए हैं लेकिन भविष्य के किसी भी दिन आपके सामने आ सकते हैं?